एक आलीशान मॉल, खिलौनों की दुकान और जमीन पर लेटकर चिल्लाता हुआ एक 4 साल का बच्चा। उसकी माँ, जो खुद को एक जेंटल पेरेंट मानती है, शांत आवाज में उसे समझाने की कोशिश कर रही है। पास खड़े लोग कानाफूसी कर रहे हैं। हमारे जमाने में तो एक चांटा पड़ता और सब शांत हो जाता। आजकल के माता पिता बच्चों को सर पे ही चढ़ा रहे हैं। क्या वाकई आधुनिक परवरिश बच्चों को बिगाड़ रही है, या अनुशासन के नाम पर डांटना फटकारना उनके कोमल मन पर एक गहरा सदमा छोड़ जाता है? यही है आज की पेरेंटिंग का सबसे बड़ा महायुद्ध। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट मम्मा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि जेंटल पेरेंटिंग का असली मतलब क्या है और विज्ञान की नजर में बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो चलिए इसे खोलते हैं। पेरेंटिंग को लेकर आज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जेंटल, परमिसिव, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, ये शब्द इतने इस्तेमाल होते हैं कि इनके असली मायने कहीं खो गए हैं। बिल्कुल, और अक्सर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे जेंटल को परमिसिव मान लेना या अथॉरिटेटिव को अथॉरिटेरियन समझ लेना। हाँ, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें मनोवैज्ञानिक डायना बॉम्ब्रिन के काम को देखना होगा। उन्होंने दशकों पहले पेरेंटिंग के 4 मुख्य स्टाइल बताए थे जो आज भी बहुत रेलेवेंट हैं। अच्छा। उन्होंने इसे 2 चीजों पर तोला था। पहला, आप बच्चे के प्रति कितना स्नेह दिखाते हैं, मतलब वार्मथ कितना है, और दूसरा, आप कितने नियम और सीमाएं, मतलब बाउंड्रीज तय करते हैं, यानी प्यार कितना है और नियम कितने हैं। हाँ बिल्कुल, इन्हीं 2 चीजों के मेल से 4 स्टाइल बनते हैं। पहला है सत्तावादी, यानी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अथॉरिटेटिव? इसमें नियम बहुत ज्यादा, बहुत सख्त होते हैं, लेकिन स्नेह की बहुत कमी होती है। यहाँ वो क्योंकि मैंने कह दिया वाला रवैया होता है। बच्चे की भावनाओं की कोई जगह नहीं। ये तो काफी हद तक पारंपरिक पेरेंटिंग जैसा लगता है, जहाँ बड़ों के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जाता था। काफी हद तक, हाँ। इसके ठीक उल्टा है परमिसिव पेरेंटिंग। यहाँ स्नेह तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नियम या सीमाएं वो लगभग होती ही नहीं। मतलब पेरेंट्स दोस्त बन जाते हैं, बॉस नहीं। सही कहा। वो टकराव से बचने के लिए बच्चे की हर मांग पूरी कर देते हैं, और यहीं पर शायद वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। कई लोग इसे ही जेंटल पेरेंटिंग समझ लेते हैं। बिल्कुल, और हम इस पर वापस आएंगे। तो तीसरा स्टाइल कौन सा है? तीसरा, और जिसे रिसर्च में सबसे संतुलित माना गया है, वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, आधिकारिक। यहाँ स्नेह भी भरपूर होता है और नियम भी स्पष्ट होते हैं। लेकिन नियम लागू कैसे होते हैं? तानाशाही से नहीं, बल्कि प्यार और तर्क के साथ। बच्चे की भावनाओं को महत्व दिया जाता है, लेकिन सीमाएं फिर भी लागू रहती हैं। ये एक संतुलन है। और चौथा और सबसे हानिकारक स्टाइल है उपेक्षापूर्ण, यानी निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। इसमें स्नेह और नियम दोनों की ही कमी होती है, जो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कई पेरेंट्स जो सोचते हैं कि वे जेंटल पेरेंटिंग कर रहे हैं, असल में वो अनजाने में परमिसिव पेरेंटिंग की तरफ चले जाते हैं। हाँ, और नतीजा होता है घर में केओस और बच्चे का मनमाना व्यवहार। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने में अल्पना जी का एनालिसिस हमें पेरेंटिंग स्टाइल्स के बीच के इस बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क को समझने में मदद करता है। तो अगर अथॉरिटेटिव या जेंटल पेरेंटिंग का मतलब सीमाएं तय करना है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को नो भी कहना पड़ेगा, उसे टोकना भी पड़ेगा। जरूर। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि बच्चे को कभी डांटना नहीं चाहिए, वरना उसे ट्रॉमा हो जाएगा। क्या ये सच है? देखिए, यहाँ विज्ञान बहुत साफ है। बात डांटने की नहीं, बात कैसे डांटा जा रहा है उसकी है। जब कोई माता पिता बच्चे पर अपमानजनक तरीके से चिल्लाते हैं, जैसे तुम बेवकूफ हो, तुमसे कुछ नहीं होता। बिल्कुल, जब ऐसा होता है तो बच्चे का दिमाग एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब जैसे किसी जंगली जानवर को देख के होता है, फाइट और फ्लाइट। बिल्कुल वही रिस्पॉन्स। मस्तिष्क का डर वाला हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो एक तरह से हावी हो जाता है। वो दिमाग के बाकी हिस्सों को हाईजैक कर लेता है। मतलब दिमाग का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, वो एक तरह से बंद पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ दिमागी स्तर पर नहीं होता। शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन भर जाते हैं, और दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क और सीखने का काम करता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो अस्थायी रूप से काम करना बंद कर देता है। तो अनुशासन का पूरा मकसद ही खत्म हो गया। आप उसे कुछ सिखाना चाहते थे, पर उसके दिमाग ने तो सीखने वाला दरवाजा ही बंद कर लिया। सही पकड़ा। और ये सिर्फ उस पल की बात नहीं है,
एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि लगातार अपमानजनक डांट फटकार का सामना करने वाले किशोरों में आगे चलकर व्यवहार संबंधी समस्याएं और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि माता-पिता का प्यार और स्नेह भी इस मौखिक दुर्व्यवहार से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर पाता। ये बहुत गंभीर बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चों को सीमाओं की जरूरत नहीं है। ये बात समझना कि बाउंड्रीज बच्चों को इनसिक्योर नहीं बल्कि सिक्योर महसूस कराती हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। अगर आपको भी ये बात यूजफुल लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। एक चाइल्ड साइकोथेरेपिस्ट का कहना है कि उनके पास जितने भी बिगड़े हुए या स्पॉइल्ड बच्चे आते हैं वे उन घरों से नहीं आते जहां बहुत लाड़ प्यार मिलता है। अच्छा, तो फिर कहां से आते हैं? बल्कि उन घरों से आते हैं जहां बहुत ज्यादा सख्ती, आलोचना और सजा का माहौल होता है। ये तो हमारी आम धारणा के बिल्कुल उलट है। ये एक बहुत गहरा इंसाइट है। हम सोचते हैं कि जो बच्चा बहुत जिद करता है उसे बहुत ज्यादा हाँ सुनने को मिला है, लेकिन कई मामलों में सच्चाई ये होती है कि उसे भावनात्मक स्तर पर बहुत ज्यादा न सुनने को मिला है। मतलब उसकी भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं हुई। हाँ, जब बच्चों की कनेक्शन, सुरक्षा और समझे जाने की जरूरत पूरी नहीं होती और उन्हें लगातार गुस्सा और नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, तो उनका बिगड़ा हुआ व्यवहार जैसे जिद करना या गुस्सा दिखाना असल में कनेक्शन के लिए एक पुकार होता है। मतलब उनका बुरा बर्ताव असल में एक SOS सिग्नल है। एक स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, They are not giving you a hard time, they are having a hard time. बिल्कुल, वो आपको परेशान नहीं कर रहे होते, वे खुद परेशान हो रहे होते हैं। ये नजरिया सब कुछ बदल देता है। अब आप बच्चे के व्यवहार को अपनी सत्ता को चुनौती की तरह नहीं बल्कि उसकी मदद की गुहार की तरह देखते हैं। इस रिपोर्ट में अल्पना जी का पर्सपेक्टिव इस विषय को न केवल क्लैरिटी देता है बल्कि इसे एक डीप, इंसाइटफुल और इम्पैक्टफुल एंगल भी देता है, जो दिखाता है कि व्यवहार के पीछे की वजह समझना कितना जरूरी है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ है पूरी ढील, दूसरी तरफ है जरूरत से ज्यादा सख्ती। रास्ता बीच का है, ऑथोरिटेटिव। पर एक ऑथोरिटेटिव पेरेंट बने कैसे? इसका सबसे पहला और जरूरी कदम है अनुशासन और सजा का फर्क समझना। डिसिप्लिन और पनिशमेंट ये दो अलग अलग चीजें हैं। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, इसका लक्ष्य सिखाना है। इसका मकसद बच्चे में सेल्फ कंट्रोल और समझ विकसित करना है। और सजा, पनिशमेंट, सजा का लक्ष्य दुख देना है। ये डर पर आधारित होती है। अनुशासन सिखाता है कि सही क्या है, जबकि सजा सिर्फ ये बताती है कि गलत क्या था। तो इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए बच्चा सोने से मना कर रहा है। ठीक है, तो एक गलत तरीका यानी सजा वाला तरीका होगा, अभी सो जाओ वरना थप्पड़ पड़ेगा। हाँ, या कल टीवी बंद। बिल्कुल, ये सजा है। बच्चा शायद डरकर सो जाए, लेकिन वो ये नहीं सीखेगा कि सोना क्यों जरूरी है। और इसी स्थिति में अनुशासन वाला अथॉरिटेटिव तरीका क्या होगा? वो होगा भावनाओं को समझते हुए सीमा तय करना। आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि आपको अभी और खेलना है, लेकिन अब आपके शरीर को आराम की जरूरत है। हम एक कहानी और पढ़ेंगे, फिर लाइट बंद हो जाएगी। आप खुद लाइट बंद करना चाहोगे या मैं करूं? इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आपने उसकी भावना को समझा, सीमा बताई और उसे एक विकल्प भी दिया। यही संतुलन है। बिल्कुल, अल्पना जी ने इस बात पर जोर दिया है कि इफेक्टिव पेरेंटिंग में क्या कहना है से ज्यादा जरूरी कैसे कहना होता है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिखाना है, सजा देना नहीं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे 24 घंटे करना मतलब बहुत थका देने वाला हो सकता है। बिल्कुल। एक नई रिसर्च बताती है कि जेंटल पेरेंट्स में बर्नआउट का खतरा बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं, आई एम हैंगिंग ऑन फॉर डियर लाइफ। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। माता पिता से परफेक्ट होने की उम्मीद की जाती है, जो नामुमकिन है। कभी कभी गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो जब ऐसा हो जाए, जब आप बच्चे पर चिल्ला दें, तब क्या सारी मेहनत पे पानी फेर गया? बिल्कुल नहीं। जरूरी ये है कि अगर आप कभी बच्चे पर चिल्ला दें तो बाद में रिपेयर करें, बच्चे के पास जाकर अपनी गलती माने। लेकिन कई पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे के सामने माफी मांगने से उनका सम्मान कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मिथक है। असल में ये बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंस और माफी मांगने का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। आप अपनी गलती मानकर उसे कमजोर नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान होने का उदाहरण दे रहे हैं। तो ये रिपेयर वाली बातचीत कैसी दिखेगी? बहुत सीधी। आप कह सकते हैं, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैं बहुत थक गई थी, लेकिन आपका वो काम भी सही नहीं था। यहाँ आपने अपनी जिम्मेदारी ली और साथ ही अपनी सीमा को भी फिर से स्पष्ट किया।
इससे बच्चे सीखते हैं कि गलतियां सबसे होती हैं, पर रिश्तों को सुधारना हमारे हाथ में होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम पेरेंटिंग से जुड़े ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इस सब का क्या मतलब है? बात सख्त होने या नर्म होने के बीच चुनने की नहीं है। नहीं, सबसे प्रभावी पेरेंटिंग दोनों का मिश्रण है। भरपूर स्नेह और स्पष्ट लगातार सीमाएं, हाई वार्मथ, क्लियर बाउंड्रीज। आप बच्चे की हर भावना को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हर व्यवहार को नहीं। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य एक आज्ञाकारी बच्चा बनाना नहीं है जो डर से बात माने, बल्कि एक आत्म अनुशासित और लचीला वयस्क तैयार करना है जो सम्मान और जिम्मेदारी को समझे। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल, आज की दुनिया में जहां बच्चों को हर तरफ से वैलिडेशन मिल रहा है, क्या न सुनना उनके लिए सबसे जरूरी लाइफ स्किल बन गया है, जिसे सिखाने की जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की है? डाइट मामा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।